जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेटरनरी रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि TNVR किसको कहा जाता है? ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। क्या कोई इसके बारे में बता सकता है आप में से? जी सर, मैं बताता हूँ। जी बताएं। जी जैगम उस्मान, वसीम अफजल मान। सॉरी सर। वो जो बताना चाह रहे थे, कौन बताना चाह रहा था? जैगम सर बताना मैं चाह जी रहा सर जी सर मैं बताना चाह रहा हूँ। था। जी जी आप बताएं। सर ये प्लान है जिसमें हम स्ट्रे एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, फिर न्यूटर करते हैं, फिर उन्हें रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीनेट करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं। तो ये बेसिकली प्लान है कि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और रेबीज को कंट्रोल करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बाकियों को नहीं भी पता तो वो लोग सुन लें। जैसा कि जैगम ने बताया कि ये गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसको हम TNVR बोलते हैं। ये एब्रीवेशन है। टी से ट्रैप, मतलब आपने डॉग को ट्रैप करना है। एन से न्यूटर, उसको न्यूटर करना है। उसका जो है स्ट्रे डॉग है। तो चूंकि हम पहले ये अगर समझा जाए कि जैसे डॉग्स को मार दिया जाता है तो ये ग्लोबली जो है इनह्यूमन एक्टिविटी समझी जाती है। ये ठीक चीज नहीं है। तो फिर ये ठीक है कि ट्रैप करो, न्यूटर करो, ताकि उसकी पॉपुलेशन आगे ना बढ़ सके। वी से मुराद वैक्सीनेट, उसको रेबीज की वैक्सीन कर दो। और उसके बाद उसको R से रिटर्न, उसको छोड़ दिया जाए। तो ये जो है गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू। अच्छा, इसके बाद मुझे जो है सीमन कलेक्शन मेथड्स के बारे में कौन बताएगा? सीमन कलेक्शन मेथड्स के नाम बताएंगे और फिर आर्टिफिशियल वजाइना के बारे में जो है प्रोसीजर वो बताएंगे। कौन बताएगा इसके बारे में? जी सर, मैं बता। जी हफीजुल्लाह, आप बताएं। सीमन कलेक्शन मेथड जो है ना डिफरेंस है। सबसे पहला मेथड है मसाज मेथड, उसके हम्म। बाद है आर्टिफिशियल वजाइना और उसके बाद हम्म। है इलेक्ट्रोड। ये तीन डिफरेंट जो है ना वो मेथड है। जो एक्सप्लेन करना आर्टिफिशियल वजाइना को, आर्टिफिशियल वजाइना में ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जिसके डिफरेंट जो है ना पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर जो लेदरी इनर लाइनिंग है उसके अंदर हम वाटर फिल करके उसका टेम्परेचर 42 से 43 जो है ना वो रखते हैं। फ़ारेनहाइट? नहीं सर, डिग्री। डिग्री से डिग्री के बाद डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना ड्यूरिंग जो है वो एनिमल को हम डमी के ऊपर भी वो करा सकते हैं, और या एक लाइव एनिमल के ऊपर भी एनिमल जो है वो माउंट करा सकते हैं। तो उसके ठीक हो बाद गया, ड्यूरिंग माउंटिंग जो है वो फिर हम आर्टिफिशियल वजाइना कर देते हैं, और उसके साथ कलेक्शन ट्यूब होती है जिसमें हम सीमन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, मुझे बताइएगा कि एक्बॉलिक एजेंट क्या होते हैं? व्हाट आर एक्बॉलिक एजेंट? सर जो यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाते हैं इसमें PGF2 अल्फा है और ऑक्सीटोसिन है। नदीम खालिद, ठीक है, आप बता रहे हैं कि ऐसे एजेंट्स जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाते हैं वो एक्बॉलिक एजेंट्स करवाते हैं। तो इनका यूज कहाँ पे करना पड़ सकता है हमें रिप्रोडक्शन के अंदर? ये एक तो पार्चुरेशन के बाद करते हैं ताकि उसकी जो यूट्राइन इन्वोल्यूशन है वो जल्दी हो, और दूसरा सर ये डिस्टोकिया में भी ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं ताकि जो है ना वो पार्चुरेशन में हम्म। अगर यूट्राइन इनर्शी है तो उसको जो है ना वो काउंटर करने के लिए ये लगाते हैं। और तीसरा। RPM किसको कहते हैं? जी सर। RPM किसको कहते हैं रिप्रोडक्शन में? रिटेंशन ऑफ RPM, रिटेंशन ऑफ retained placental membranes. प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। तो इसका क्या टाइम पीरियड होता है जब ये रिटेंशन कहलाता है? प्लेसेंटा को कितनी देर में बाहर आ जाना चाहिए अगर हम कैटल और बफ की बात करें? सही है 12 आवर। 12 आवर। अगर 12 आवर से ज्यादा है तो फिर उसको हम
कंसीडर करेंगे रिटेंशन ऑफ रिटेंशन फीटल ऑफ, मेम्ब्रेन या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहेंगे। ठीक हो गया। सर ये मैंने अच्छा, पूछना था कि एक्बॉलिक एजेंट और यूट्राइन पेसरीज इनमें कोई डिफरेंस है या सेम चीजें हैं? बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस है। मतलब जो पेसरीज हैं वो तो जस्ट इंट्रा यूट्राइन रखेंगे, उसके अंदर आपकी एंटीबायोटिक भी आ सकती है। ऐसी मेडिसन जो रखी जाती है थ्रू वजाइनल रूट, ठीक है, यूट्रस के रूट, उसको पेसरीज बोला जाता है। तो पेसरी जो है वो मेडिसन की टाइप है। उस मेडिसन की टाइप में आपकी एंटीबायोटिक भी हो सकती है जो कि रखी जाती है। बट एक्बॉलिक एजेंट एक मेडिसन का ग्रुप है जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शन सिर्फ कराता है, और वो देखें एक एंटीबायोटिक नहीं हो सकती जो है एक्बॉलिक एजेंट। एक्बॉलिक एजेंट में जैसे दो एग्जांपल जो हैं वो दी कि एक ऑक्सीटोसिन और दूसरी पीजीएफ, ये जो है कंट्रैक्शंस करवाती हैं, और आमतौर पे ये यूज की जाती हैं ड्यूरिंग डिस्ट्रोकिया या रिटेंशन ऑफ प्लीसेंटल मेम्ब्रेन के, जब हमें जरूरत होती है कि यूट्रस कंट्रैक्ट करे और जो अंदर जो चीज है वो बाहर निकले। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद कोई मुझे ये बताएगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? सर मैं बता दूं। ग्रेफिन फॉलिकल की ल्यूटिनाइजेशन के नतीजे में बनता है आफ्टर ओवुलेशन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि GnRH जो है उसकी फंक्शनिंग बताएं। ए साइक्लिक एनिमल को वो साइक्लिक कैसे करेगा, ये कौन बताएगा नदीम खालिद के अलावा फिलहाल? GnRH जो है वो किस तरह से ए साइक्लिक एनिमल को साइक्लिक करता है? सर मैं बताऊं? इमरान शकूर जी, इमरान शकूर। सर जो बेसिकली GnRH होता है ना, उसके रिस्पॉन्स में जो है ना FSH और LH बनते हैं। अब जब ठीक है। जो एनिमल है ना, अगर वो हमारा ए साइक्लिक है, तो उसमें जो सबसे जो ज्यादा पॉसिबिलिटी वो ये है कि उसकी जो है ना, जो ल्यूटिनाइजेशन जो है, ये ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उसके ऊपर ल्यूटल सिस्ट बना हुआ है। तो ठीक जब है। GnRH के नतीजे में FSH और LH दोनों बन रहे होते हैं, तो LH की जो कंसंट्रेशन है ना, जो पीक प्रोडक्शन है, वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब ओव्यूलेशन हो जाती है, तो वो जो एनिमल है वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिसिटी में आ जाता है। वेरी गुड। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो सिस्ट की, अगर वो फॉलिकुलर सिस्ट हो, तो उसमें वो फिर ओवरऑल वो कॉन्सेप्ट ये जो है, वो उसको हम नॉन साइक्लिक तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर तो बार बार वो हीट में आ रहा होता है, तो बार बार उसको भी हीट वो में खत्म करवा सकता है। तो रिपीट ब्रीडिंग हम्म, वाले में भी ये यूज हो सकता ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है साइंस ऑफ हीट कौन बताएगा? हीट के क्या साइंस होते हैं? जी, कौन बताएगा हीट के साइंस? है। चले, नदीम खालिद आप बता दें। नदीम खालिद। जी सर। सर एक तो वो सर जो है ना वो को बेलोइंग करती है, और दूसरे को पे ऊपर माउंट करती है, और दूसरा सर वो विजाइना से सर वो म्यूकस, क्लियर म्यूकस सिक्रीट होता है, और उसका वैसे भी सर वो डिप्रेस्ड क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड होती है, और उसका फीड इनटेक भी कम हो जाता है, मूवमेंट उसकी बढ़ जाती है। मूवमेंट उसकी बढ़ जाती है। अगर हम कोई एक साइन कहना चाहें, जैसे म्यूकस निकल रही है, वो तो किसी बीमारी में भी निकल सकती है, सर उसको वो आप क्लियर होता है, माइक्रोस्कोप। हम्म, क्लियर होता है, और उसमें स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग बनती है? जी सर। सर मैं किस तरह एक से? बताऊं? जी, आप बताएं। सर स्टैंड टू बी माउंटेड। स्टैंड टू बी माउंटेड, बेसिकली मैं यही पूछना चाह रहा था, जो क्लियर एक साइन अगर कहें तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग हीट। जी सर।
जिसके अंदर वो ये खड़ा हो जाता है एनिमल और दूसरे को अलाउ कर देता है कि वो उसके ऊपर स्टैंड कर जाए। तो अब आप अच्छा उसके जो है बता रहे थे म्यूकस के बारे में, म्यूकस के बारे में बताइएगा कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो है हीट की ही म्यूकस है, एक एनिमल है उसके सिर्फ म्यूकस ही निकल रही है और कोई साइन शो नहीं हो रहा, तो हम किस सर तरह से ये अगर कोई डिफरेंशिएट करेंगे? सर अगर तो पैथोलॉजिकल म्यूकस है तो सर वो वो सर उसमें जो पस ही होगा, उसमें पस आएगी, लेकिन इसमें क्लियर म्यूकस होता है और इसकी स्ट्रिंग बनती है और वो उसके हाथ तक हैंग करती हैं। ठीक है, स्टिकी होगी वो, ठीक हो गया। और अगर माइक्रोस्कोप के नीचे वैसे तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसके नीचे किस तरह का वो पैटर्न शो होगा? माइक्रोस्कोप के नीचे जी जी, अगर इस म्यूकस को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएं तो एक खास पैटर्न शो होता है। सर आपको उसका नाम पता? किसी और को बताओ। फन पैटर्न। सर फन फन शेप। पैटर्न, हाँ जी, फन शेप पैटर्न होता है। फन हाँ जी, पैटर्न। फन पैटर्न, ये गालबन इस तरह से करके ना, इस तरह से पैटर्न शो होता है, सर फन लाइक पैटर्न। फन लाइक पैटर्न, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए था, अगर रीजन क्या है डॉग टाई की? डॉग टाई एक टर्म है जिसमें आपने देखा होगा आमतौर पे जब डॉग और बिच जो हैं वो मेटिंग करते हैं, तो उसके बाद जो है बिच जो है वो पूरा पिंड घुमाती है डॉग को, तो उसका पीछे लॉजिक क्या है? डॉग टाई जिसको कहते हैं। सर ये जो मेल मैं डॉग बताऊं? होते हैं उनमें होता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बल्बस ग्लैंडस। तो जब ये मेटिंग होती है तो उसकी सेकंड स्टेज में उसमें ब्लड पूलिंग हो जाती है। और दूसरा सर जो फीमेल डॉग होती है उसमें सर ये वेस्टिब्यूलर बल्ब होते हैं, वो दीज आर एरेक्टाइल टिश्यूज, और ये जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अगेंस्ट स्ट्रोंगली जो है ना वो कंप्रेस करते हैं, तो जिसकी वजह से डॉग टाई होती है। ठीक हो गया। और कोई इसका आंसर करना चाहे? हसीब दुआद या अफजल मार? The dark हसीब patches, दुआद। dark patches on vestibular wall marks the position of vestibular bulb that are basically the concentration of vein. ये आप पढ़ के बता रहे हैं या खुद से बता रहे सर मैं खुद से बता रहा हूँ। हैं? लग कैसे रहा है पढ़ के बता रहे हैं? नहीं सर, मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ, सोच सोच के पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, चले। Sir, bulbs are erect and press against the penis, caudal to the bulb of glandus, जो उसका penis का होता है, तो वो प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से सर वो डॉग टाई हो जाता है। हाँ, ये दो रीजन है, जैसा कि पहले नदीम खालिद ने भी बताया। एक रीजन तो ये है कि डॉग का जो ग्लास पीनस है वो जाके स्वेल कर जाता है, और दूसरे नंबर पे जो बिच होती है उसके वेस्टिब्यूल पे डार्क पैचेस मौजूद होते हैं, वहां पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, वेस्टिब्यूलर बल्ब जिसको कहते हैं, और उनके अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है। वो जो है ग्लास पीनस की तरह है, फीमेल में ग्लास पीनस, उनके अंदर ब्लड आ जाएगा, वो जो है डॉग के जो पीनस है उसको कंप्रेस करेंगे और वो डॉग टाई हो जाता है। ठीक हो गया। और जो है कैट क्यों स्क्रीम करती है ड्यूरिंग द मेटिंग? ये तो चले इधर हो गया ना, डॉग के साथ जुल्म हो गया। अब वो जो कैट वाला है उसके अंदर कैट स्क्रीमिंग करती है, तो कैट स्क्रीमिंग क्यों करती है मेटिंग के दौरान? सर जो टोम होता है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, तो जिसकी हम्म, वजह से वो सारा अंदर डैमेज काज करते हैं, तो ये एक तरह की इंडक्शन होता है उसके लिए, ओवुलेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, क्या टाइम हो रहा है? 9:38 हो रहे हैं। चलें, अब आप लोग कोई क्वेश्चन जो है इंटरव्यू से रिलेटेड कोई चीज मेरा एक वगैरह पूछना क्वेश्चन है चाहते हो? हम्म,
So Sir, being a field veterinarian, if you found in the field a notifiable disease, sir, what is the procedure to notify that disease to Animal Husbandry Commissioner? ये क्वेश्चन है पीपीएस मतलब इंटरव्यू का। पीपीएससी का ये क्वेश्चन है कि कोई नोटिफाइएबल डिजीज है तो उसको आपने एनिमल किस तरह हस्बेंड्री कमिश्नर को रिपोर्ट करना है उधर, तो वो कैसे करोगे आप? उसको आप इस तरह से करेंगे, पहले तो आप जो साइन एंड सिम्टम्स वगैरह नोट करेंगे, ठीक है। उसके साइन एंड सिम्टम्स नोट करने के बाद आप उसको जो मुतलका लैब होगी आपके एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब होती है, उस लैब को बताएंगे। फिर लैब वाले उस डिजीज की सैंपलिंग करेंगे, ठीक है। उसकी सैंपलिंग करने के बाद वो उसके ऊपर जो है जो भी फॉर एग्जांपल अगर एफएमडी डिजीज है तो उसका प्रॉपर एक तरीके से जो है वो लिया जाएगा। हमें पता है कि उसके जो लेना होता है, टिश्यू लेना है या आपने फ्लूइड लेना है, वो जो माउथ या हूफ के अंदर वेसिकल्स बन गई हैं उसका लेना है। वो लेने के बाद चली जाएगा वो सैंपल लैब में, लैब वाले उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, वो उसको फिर बताएंगे कि हाँ जी इस एरिया के अंदर ये डिजीज है। वहां से फिर वो मुतलका हमारे ऑफिस से होते हुए जाएगी एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर के पास। वैसे आम तौर पे ऐसा होता नहीं है फील्ड के अंदर, क्योंकि हम पंजाब वाले जो हैं वो पंजाब के अंडर आते हैं, तो हम पंजाब की ही वर्किंग करते हैं। ये जो आप एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर की बात कर रहे हैं, ये फैसला इस्लामाबाद बेस्ड होता है, तो उस तरफ तो मामला जाते ही कोई नहीं है। वो अपनी तरफ से फर्जी फुर्जी रिपोर्टें, जानवरों की तादाद कम ज्यादा ज्यादा करके सारा कुछ, इतनी डिजीज आई, ये हो गया वो हो गया, वो चीजें मामला खुद ही कर लेते हैं, ऐसा मतलब उन तक जाता नहीं है। लेकिन एक अगर हम प्रोटोकॉल के, तो वो स्टार्ट होगा राइट फ्रॉम द वेटरनरी ऑफिसर। वेटरनरी ऑफिसर जो है डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में जो होंगे अफसर, एडीआईओ, उनको इन्फॉर्म करेगा। वो वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करके जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल डिवीजन डिवीजन से जो है आपका मेन हेडक्वार्टर और आगे जो है वो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर को रिपोर्ट कर दी जाएगी। सर एक क्वेश्चन है सर, पोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो हमारी लाइफ स्टॉक पॉलिसी है हमें ये डेवलप करने की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लॉज मौजूद थे। जस्ट लाइक ग्लैंडर के लिए वो था, फारसी एक्ट था, और बाकी ये लाइफ स्टॉक पॉलिसी का उससे क्या ताल्लुक? लेकिन ये क्वेश्चन आप पूछा गया आप कि कहना हमें ये चाह लाइफ रहे हैं स्टॉक कि हमें दोबारा से ये पॉलिसी चीजें क्यों बनाने की क्या जरूरत है दोबारा से। पॉलिसी बनाने की ये जरूरत है कि देखें चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, वक्त के साथ साथ चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। अगर हम फारसी एक्ट की ही बात कर लें, वो उसके अंदर जो दिया हुआ है कि अगर किसी जो है हॉर्स के अंदर स्ट्रैंगल आ गई तो उसको आपने शूट कर देना है और ऑनर को जो है गालमन ₹1 दे देना है। तो अब 2 रुपए सर। एक ₹2 दे देने हैं। तो अब यस सर। अगर वो ₹2 देंगे और किसी का जो हॉर्स है उसको उस जमाने में हो सकता है वो उसकी कीमत का कुछ ना कुछ मुतबादल हो जाता हो कि चलो हाफ कीमत या इतना हो गया। अब अगर इस तरह करेंगे तो वो बिल्कुल आउटडेटेड है। फिर सजाएं हैं इलीगल स्लॉटिंग के ऊपर कि इलीगल अगर कोई स्लॉटर कर रहा है या नहीं। अगर पिछले जुर्माने देखें तो वो ₹2, ₹4, ₹5 जुर्माने हैं, वो तो अगला बंदा करता रहेगा। तो हमें वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसीज को इवॉल्व करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर ब्रीड, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, ठीक है। चीजों को आपने आगे लेके चलना होता है, हम पुरानी चीजों के ऊपर स्टिक नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक है। और सर हमारी पॉलिसी है क्या वैसे, जो मेन पॉलिसी है लाइफ स्टॉक की? मेन इस तरह इसका कोई वन लाइनर जवाब तो नहीं है। पॉलिसीज हमारी डिफरेंट टाइप की हैं, फीड फार्मूलेशन से मुताबिक हमारी अलग है। न्यू हाँ जी, सर ये क्वेश्चन है पोस्ट इंटरव्यू में पूछा गया है। पास्ट इंटरव्यू में पूछा गया कि हमारी लाइफ स्टॉक की जो पॉलिसी है, जो उसका मेन डिटेल में बताना है उसको। मेन तो वो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ये जो एक अगर कर लेना स्लोगन, वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की तरफ कम जाया जाए और वैक्सीन के थ्रू चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए। बट अगर लाइफ स्टॉक की पॉलिसीज की बात करें तो वो काफी सारी हैं। उसमें आपकी स्लाटर हाउस के लिए अलहदा पॉलिसीज हैं, आपका जो है फीड फार्मूलेशन की अलहदा डिफरेंट एक्ट मौजूद हैं, डेयरी प्रोडक्शन की अलहदा, वो अलहदा अलहदा जो है। लेकिन अगर
सिंपली कह दिया जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नहीं सर, इसमें ये बता सकते हैं कि हम्म जो मेन हमारी पॉलिसी है उसकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम जो फूड सिक्योरिटी का मसला है उसको हल करने के लिए, बाकी उसको क्या? जो रोजगार प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को, फार्मर को रोजगार प्रोवाइड करना है। और लिवलीहुड जो है हमारा मतलब जो बेसिक है। आपके पीछे टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है या किसके पीछे है ये? काफी एक बंदा बोल ले, बाकी अपने माइक ऑफ कर दें जरा। जी दोबारा बताइएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो मेन पॉलिसी है उसमें ये होता है कि फूड सिक्योरिटी का मसला हमने हल करना है, बाकी हमारी जो बैकबोन है रूरल फार्मिंग की, तो यार पॉलिसी का जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, पॉलिसी, गवर्नमेंटल पॉलिसी, वो एक अलहदा सेंस में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव कह लें आप फिर। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी का वर्ड यूज करेंगे तो वो एक्ट और उस तरफ जाता है। ये वैसे बात करेंगे तो ये शुरू में भी डिस्कस हुआ था। सबसे पहले पॉवर्टी एलिविएशन है, गरीब लोगों को ऊपर लेके आना। वही आ वाली बात के थ्रू लिवलीहुड उनका जो है ओवरऑल सर्कल जो है लाइफ का बेहतर करना, मिल्क के थ्रू, मीट के थ्रू उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना, और सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट मुल्क के अंदर। एग्रीकल्चर हमारा मतलब मेन बैकबोन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुल्क के अंदर देना। तो इस तरह के मामला ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आ सकते हैं, या आपके डिपार्टमेंट का रोल क्या है ये उसमें आ सकते हैं। सर ये जो वेट्रो लीगल केसेस होते हैं इनका हम्म। बता सकते हैं कि कैसे रिपोर्ट करते हैं या कैसे सैंपल कलेक्शन और कौन करता है? चले मैं इसका बताता हूँ। ये नदीम खालिद आपने क्वेश्चन पूछा, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा होता है डिफरेंट आपके हेड्स के अंदर ना, कि एक जॉब वेटरनरी ऑफिसर है, उसके आगे 8-9 और कैटेगरीज बनाई होती हैं। तो उनके अंदर ये भी होता है एक पीवी और उसके ब्रैकेट में होता है आबाद, ABAD। तो ये बेसिकली जो है ना, एरिड एजेंसी फॉर ब्रानी एरियाज करके इसका कुछ बन जाता है। और पीवीटीवी होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। एग्जैक्टली इसकी क्या जो है सिनो वो है एग्जैक्ट वर्डिंग, वो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। लेकिन मेन इसका थीम ये है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है एरिड और बरानी एरियाज में। तो कुछ हमारे जो वेटनेरियंस हैं, जो एक्सटेंशन है, उनकी सीटें वहां भी होती हैं कि बरानी एरिया, जस्ट लाइक बरानी एरियाज हमारे ये रावलपिंडी वगैरह का जो एरिया है, चकवाल रावलपिंडी वाला एरिया वो बन जाता है। तो वहाँ के एरियाज में ट्रेनिंग देने के लिए कुछ वेटरनरी ऑफिसर्स आप में से सिलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ वो वहाँ पे लेक्चर्स दिया करेंगे, अवेयरनेस दिया करेंगे। ठीक है। इसी तरह कुछ रिसर्च पे भी हैं, कुछ फार्म का लफ्ज भी आ जाता है। तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक सीटें होती हैं एक्सटेंशन बेस। जो आप लोग सेलेक्ट होंगे वो एक्सटेंशन का काम ही करेंगे, आपका कैडर सारी जिंदगी एक्सटेंशन ही रहेगा, अनलेस और अनटिल आप किसी और कैडर में स्विच नहीं करते थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 18 वगैरह में जाने के लिए। वरना आपका कैडर हमेशा यही रहेगा जो आपके साथ लग जाएगा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर। एनिमल हेल्थ या एक्सटेंशन विंग के अंदर आप लोग जाएंगे, और फिर आपको प्लेस कहीं भी किया जा सकता है। सर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वीओ, सर वो जो पीपीएससी की वेबसाइट पे वो एसवीओ की है। एसवीओ की क्या दी हुई है? सर वो भी मुझे याद नहीं, मैंने देखी थी, डाउनलोड की थी, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके पड़ी हुई है। अच्छा, इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना वीओ की, वो ये होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल। सबसे जी पहला सर। काम तो ये है कि जो सिक एनिमल होंगे उनका ट्रीटमेंट करना। सेकेंडली वैक्सीनेशन ऑफ द एनिमल्स। वैक्सीनेशन की आपने मॉनिटरिंग कह लें, आपने तो नहीं करनी होती, ये असिस्टेंट ने करनी होती है, मॉनिटरिंग ऑफ द वैक्सीनेशन। ठीक है। इसके बाद फार्मर डे कंडक्शन, जो अवेयरनेस प्रोग्राम में आ जाएगी, अवेयरनेस सर्विसेज आपने देनी होती है। उसके बाद जो है हायर अप्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना, आगे फिर जनरल आ जाती हैं। हायर अप्स जो आपको ऑर्डर देंगे उसको फॉलो करना, और जो आपका लोअर स्टाफ है उसको मैनेज करना। ठीक है। ये मेन जो है 3-4 मोटी मोटी जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी होती हैं। थैंक यू सर। और कोई जो है वो क्वेश्चन? सर वो वेट्रो लीगल केसेस वाला। वेट्रो लीगल केसेस का, हाँ, वेट्रो लीगल केसेस जो है ना, ये हैंडल करने पड़ते हैं एक वेटनेरियन को। आप जिस भी एरिया में आपको मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा एज ए वेटनरी ऑफिसर का, आपको किसी सीवीडी जो है या सीवीएच में चार्ज मिलेगा, तो एक खास एरिया आपके पास होगा।
उस एरिया के अंदर अंदर ये है कि जितना कोई मसला बनेगा वेट्रो लीगल केस का, वेट्रो लीगल केस से मुराद ये है कि कोई बंदा जानवर की बेस पे कि फलां बंदे ने मेरे जानवर को नुकसान पहुंचाया है, उसकी बेस पे दूसरे बंदे पे पर्चा देना चाहेगा। और देहातों में, पिंडों में ऐसा होता है। कई जिम्मेदार लोग भी ऐसे करते हैं कि अच्छा कुत्ता रखा हुआ था, उस कुत्ते की डेथ हो गई, वो कहेंगे साथ वाले ने जहर दे के मारा। या दो खानदान है आपस में रह रहे हैं और लड़ाई हो भी जाती है, कोई डंडा मारा, वो डंडा जाके, या कुल्हाड़ी मारी, वो जाके एनिमल को लग गई, वो जख्मी हो गया। अब ये पर्चा जो कटना है वो वेटरनरी ऑफिसर की बेस पे कटना है। और कोई बंदा ये पर्चा, एसएचओ वगैरह ये पर्चा डायरेक्टली नहीं काट सकते जब तक वेटरनरी ऑफिसर इस चीज के ऊपर अपनी रिपोर्ट नहीं देगा। इसका एक बकायदा फॉर्म होता है, वेट्रो लीगल फॉर्म। उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। सबसे पहले जो अपनी शिकायत लेके आया कि मेरा एनिमल जख्मी हुआ है, ऑनर का नाम, उसका सेल नंबर, जो एनिमल है उसकी ब्रीड, उसका कलर, उसका जो है एज, उसका, फिर आप उसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस का खाना होता है, स्किन कैसी है थी, कहाँ पे कट लगा हुआ था, उस कट की डिमेंशन कितनी थी। फॉर एग्जांपल बुलेट से अगर लगा है, बुलेट का सुराख, एक रफ एस्टिमेट के इतना सुराख था, ये मामला थे। पहले फिजिकल जो बाहर के उसकी एक्सटर्नल फीचर्स होंगे वो लिखेंगे, फिर उसका पोस्टमार्टम करके इंटरनल जो मामला आता है कि गोली जो है वो लीवर में पाई गई, फॉर एग्जांपल लीवर का इतना हिस्सा डैमेज हुआ था, ये वो। फिर आखिरी सेक्शन होता है जिसमें आपने ओपिनियन देना होता है कि इन माय ओपिनियन ये जो मामला है, ये जो एनिमल है, इसकी डेथ की ये वजह है। ठीक है। और आप जब ये रिपोर्ट दे देते हैं, एक आप इसकी कॉपी जो है वो दे देते हैं थाने में। बेसिकली थाने से वो लिखवा के लाएगा, एक एप्लीकेशन थाने वाले को देगा, थाने वाला जो मुहर्रर वगैरह होगा वो मार्क कर देगा वेटरनरी ऑफिसर को कि ये आपके इलाके का केस है, ये आपका एरिया, इसको लगता है इसके एनिमल को ये मसला हो गया है, तो रिपोर्ट बता के दी जाए कि इसकी मरने की वजह क्या बनी है। तो आप उसके अंदर अपना एक ओपिनियन दे देंगे कि मुझे ये लगता है ये मामला थे और इस वजह से इसकी डेथ हुई है। उसमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस, इंटरनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सारी लिख देंगे। वो उसकी बेस पे फिर जो है आगे के मामला वो अगले जाने, वो लोग जाने कि क्या इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, पर्चा कटता है नहीं कटता ये आपका मसला नहीं होता, आपने जस्ट एक रिपोर्ट दे देनी होती है। तो ये वेट्रो लीगल केस की हैंडलिंग का एक तरीकाकार होता है। लोगो ऑफ लाइफ स्टॉक, क्या मतलब इस बात का, समझा नहीं मैं। सर वो लोगो बना है लाइफ स्टॉक एंड डेवलपमेंट का सर, वो एक सर बना होता है, उसके ऊपर दो सिंग बने होते हैं। एक सर बना होता है, दो सींग बने होते हैं। जी सर, एनिमल का सर है ये, बकरी का वो सर है। स्नेक, स्नेक होता है मेरा ख्याल, स्नेक सा बना हुआ एक डंडा है, उस पे स्नेक बना होता है गालबन। देखिएगा लोगो क्या है, किस वाले लोगो की बात कर रहे हैं। ये जो सही। स्नेक वाला लोगो होता है ना, वो हेल्थ में भी वही होता है। अगर कभी आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जाए ना, उनके लोगों में एक सांप सा बना होगा, एक होगी स्टिक सी, उसके इर्द गिर्द वो लिपटा हुआ होगा स्नेक, सार्पेंट। हाँ जी, स्नेक। ये बेसिकली ना पुरानी जो जमाने का है, रोमन दौर से हम वो RX भी यूज करते हैं, RX लिखते हैं, उसका भी मतलब जाके इनके किसी देवता का कुछ निकलता है। ठीक है। तो ये पुराना जमाने का लोगो तब से यूज हो रहा है, ये ग्रीक लोगों के जमाने से। तो ये स्नेक का जो है ना, उसके विनोम वगैरह से कोई इलाज वगैरह करते थे उस मैंने हिसाब तो से इसका इसको। कुछ और पढ़ा है, सुना है हाँ बल्कि जी। मैंने। तो मैंने इस बारे में कुछ और सुना, आई डोंट नो इट्स राइट और नॉट। बताएं बताएं। उन्होंने कहा कि ये इन्होंने चेंज करवाया है ज्यूज ने। जो है वो स्टिक है, उसके ऊपर जो स्नेक है दैट इंडिकेट्स अबाउट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और समथिंग लाइक। मैंने एक मतलब किसी वीडियो में या शायद कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो अच्छा, एग्जैक्ट वो किस तो तरह चले है आपने but पढ़ा, ये ज्यूज ने इसको चेंज करा दिया। उससे पहले के लोग क्या कहते थे कि ये क्या है? फिर उससे पहले ही पता नहीं होता था या नहीं होता था। पहले उन्होंने कहा कि उस और होता था साइन। तो ये जब डेवलपमेंट इन्होंने अपनी मतलब मेजर स्टेक होल्डर ये हैं, ज्यूज हैं सारी वर्ल्ड हम्म। के अंदर R&D के, तो उन्होंने चेंज करवाया। आई रेड समवेयर, आई डोंट नो इट्स राइट और
इसको गूगल पे मज़ीद सर्च कर लीजिएगा, इसके ऊपर डिफरेंट जो हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन जो मैंने इसके ऊपर सर्च की थी और ये मैंने बेसिकली हेल्थ में कहीं देखा था, तो मुझे थोड़ा-सा हुआ कि ये किस लिए यहाँ पे स्नेक और इस तरह बनाया हुआ है। तो उसमें यही था कि ये जो ग्रीक लोग हैं, उन्होंने अपने देवताओं के मुतल्लिक ये बनाया हुआ था। उस ज़माने में स्नेक के बिनोम से इलाज वगैरह होता था। तो इसलिए ये साइन जो है वो यूज़ होता है। सर पैनल सर का पता मेरा कब एक चलेगा? पैनल का आपको डायरेक्टली खुद तो नहीं, बाय रेफरेंस आप लोग पता करवा सकते हैं और तकरीबन 2-3 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि कौन चेयरमैन बैठ रहा है। क्योंकि देखें पाकिस्तान में ही होने हैं ना इंटरव्यू, लाहौर में अगर हो रहे हैं पीपीएससी ऑफिस, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं। वो 2-3 दिन पहले उन्होंने इंटीमेट भी करना है किसी को कि लेटर्स भेजने हैं कि फलां-फलां बंदे नॉमिनेट। तो वहाँ पे अगर कोई जानने वाला है आपका पीपीएससी के ऑफिस में, तो वो आपको पूरा बता देगा कि ये जो है 3-4 जो प्रोफेसर हैं वो ये बैठ रहे हैं और चेयरमैन का ये नाम है। सर ऐसे हो सकता है कि जो अभी तक 3 डेट्स अनाउंस हुई हैं तीनों का सेम ही पैनल हो? होगा सेम ही, बल्कि सेम ही होगा, एक ही पैनल बैठेगा। उसमें चेयरमैन सेम होगा, बाकी जो मेंबर होते हैं वो एक आधे की तबीयत खराब होगी तो रिजर्व में भी इन्होंने रखे होते हैं, रिजर्व वाले बंदे को बुला लेते हैं। बट मोस्टली एक ही पैनल जो है वो चलता है, सेम पैनल होता है तीनों दिन। तो पहले दिन जिसका जो होगा पैनल वो वैसे ही पता चल जाएगा, अगले दिनों वालों को थोड़ा-सा ये होगा, उन्हें पता होगा कि फलाँ बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यू में। सर मेरा एक आखिरी सवाल। हाँ, और वैसे भी ये आखिरी सवाल ही होगा। काफ़ी टाइम हो गया, चलें। सर वो सवाल था कि जो फूड बोर्न डिजीजेज है, हुँ। मुझसे सवाल हुआ था कि खुराक देख के हमें कैसे पता लगेगा कि इस खुराक से जो है ना वो बीमारी फैल सकती है। ये तो एक सिर्फ़ देख के ही बताना है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसमें शुरू हो जाएँ कि ब्रेड है, उसके ऊपर अगर मोल्ड होगी, फंगस होगी, तो उससे देख के हमें पता चल जाएगा कि इससे जो है बीमारी फैल सकती है। फूड का जो कलर है या उसकी कंसिस्टेंसी है, आप कोई एक चीज़ ले लेंगे ना फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर उन्होंने स्पेसिफ़ाई नहीं किया, तो आप खुद स्पेसिफ़ाई कर लेंगे या मिल्क को ले लेंगे आप। मिल्क का जो कलर है, वो चेंज है, तो हमें पता चलता है। स्मेल उसकी चेंज है। ठीक है? उसका टेस्ट जो है वो बिटर हो गया है, कड़वा हो गया है, तो वो शो कर रहा है कि उसके अंदर पुट्रिफिकेशन हो रही है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है? उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, कोगुलेशन हो गई है, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो रही है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसको आप कुछ क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, उनका आंसर आप मोर देन वन वे में कर सकते हैं। तो ये भी जो बज़ाहिर आपने क्वेश्चन बताया है, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन लग रहा है कि फूड को देख के, तो फूड में आप मीट की भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, आप उसके अंदर ब्रेड के ऊपर जा सकते हैं, आप उसमें मिल्क की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा मतलब आप 3-4 लाइनें बोल सकते हैं कि मुझे पता चल सकता है, ये मसले-मसाइल हैं, इससे ये मसला हो सकता है। ओके सर, मुझे लग थैंक रहा यू। मुझे लग रहा है आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं भाई। इंटरव्यू आप लोगों का है, सर मेरा नहीं। सर ये जो इंटरव्यूज हैं हुँ, 19 आपके पास, एक तो काइंडली उसकी वो फाइल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि सर जिनका मसलन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 7 तारीख को अगर इंटरव्यू है, तो आपके ख्याल में हमारे मतलब मेरे लिए या वो लोग जिनका 7 तारीख को इंटरव्यू है, उनके लिए फायदा क्या है और नुकसान क्या रिलेटिव टू अदर्स? क्योंकि फायदा भी है, नुकसान तो पता है सबसे पहले अपीयर होना, फायदा क्या है हुँ। कोई आपके जेहन में? यार ये फ़ायदा-नुकसान ना, मेरा तो जो अपना ख़्याल है वो यही है कि बंदे में कैलिबर है ना, और तो वो किसी दिन भी उसका इंटरव्यू आएगा ना, उन्होंने ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है। कुछ चीज़ें तो चलें आप बाय प्रैक्टिस बाय आपको चला पता चल जाती हैं। नुकसान ये है कि शुरू वाले क्वेश्चन आखिर में आपको पैनल का पता चल जाएगा बाद वाले लोगों को, और ये लेकिन ये सारी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा वो मैटर नहीं करती। अगर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो आपकी डेवलप हुई हुई है, आपने वहाँ पे जाके अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, कुछ वो क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे उसके आप लोगों ने आंसर करने हैं। तो एज़ सच ओवरऑल अगर आपकी जो है लिखा है ना नसीब में, इन शॉर्ट आप फिर ये कह लें, तो वो मिल के ही आपको रहना है। ये पहले किसका हो जाए या आखिर किसका,
इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फायदा एक यही समझ लें कि पहले दिन ही टेंशन दूर हो जाएगी आपकी, बाकी डर लगा रहता है इंटरव्यू वाले दिन तक। ज़ाहिर बात है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, बच्चों का सुन के ओए हो उससे तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, ओए हो उससे तो पूछ लिया सियालकोट डिस्ट्रिक्ट कब बना। आप डिस्ट्रिक्ट याद करने शुरू हो जाएंगे कि शायद मेरे से भी डिस्ट्रिक्ट ही पूछना है उसने। तो थोड़ा सा आप जहाँ कुछ चीजों का पता चलता है वहां थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं। तो आखिर में चीजें बराबर ही हैं, चाहे पहले दिन हो जाए चाहे आखिरी दिन हो जाए। एक दफा आपने इस जो है ना आग के दरिया से गुजरना ही है। सर जहाँ तक ताल्लुक है ना, आज आज तो कुछ पढ़ा नहीं गया, सिर्फ यही इसी शशो पंज में कि यार हो क्या गया है सोचा नहीं था। 15 के बाद का था मेरा प्लान, जिस तरह आपने कहा था एक्सपेक्टेड जो है। हम्म हम्म तो अभी तो चीजों का बस कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन खैर देखते हैं। बस वो अब जिनका पहले दिन है ना वो इन चीजों से जल्दी इस टेंशन से निकल जाएंगे, जो फायदा मैं समझता हूँ। पहले दिन इंटरव्यू देंगे, उसके बाद ठीक है टिल रिजल्ट डे थोड़ा सा एक रहेगा ही प्रेशर कि क्या रिजल्ट आता है क्या रिजल्ट आता है। बट लेकिन जो एक इंटरव्यू एंजाइटी होती है उससे तो आप निकल आएंगे ना, जो शुरू में इंटरव्यू दे देंगे। उसके बाद वालों का जो है वो टिल इंटरव्यू डेट जरा थोड़ा सा शशोपंज में ही, और हर बंदे पे एक प्रेशर तो रहता ही है ना इंटरव्यू के डे तक। चलें ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल सर है मेरा काफी है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर आपको लग रहा है इंटरव्यू के दौरान क्या इससे पहले पैनिक हो वाला रहे भी हो। आपका आखिरी था। सर ये बेसिकली अब वो जरा बात चल रही है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चले कि मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप एक दो सवालों के जवाब देते हो और आपको लग रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन में ना हेजिटेट हो रहे हो या इंग्लिश की वजह से परेशान हो रहे हो, तो अगले क्वेश्चन का जवाब आप बीच में मिक्स करके इंग्लिश उर्दू दे सकते हो, कि आप इंग्लिश पे स्टिक करो और अड़ते रहो बीच में हेजिटेट करते रहो। नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं ना, आप उर्दू में दे लें। आप कोशिश करें इंग्लिश में, अगर थोड़ा सा आपको हेजिटेशन का मसला आ रहा है ना, हेजिटेट करके जवाब देने से बेहतर है कि उर्दू में दे लें। ये मरता क्या ना करता वाली बात है ना, आपके पास अब दो ऑप्शन है कि एक आड़ आड़ के आखिर तक पहुंचे, और एक ये है कि रवानी से चले उर्दू के अंदर। तो फिर उर्दू को चूज कर लें आप। ऐसा इतना ज्यादा वो नहीं होता, उर्दू बेहतर है फिर। वही ना, प्रेशर की वजह से तो बंदा को इंग्लिश आती भी हो तो भूल जाती है। और टूटी हुई इंग्लिश बोलने से बेहतर है उर्दू बोलने, ठीक हो गया सर। क्योंकि बेसिकली नॉलेज का आपका टेस्ट है ना। आपकी इंग्लिश का तो एक कम्युनिकेशन से जरूर ताल्लुक है, लेकिन बेसिक का आपका जो टेस्ट है वो आपके नॉलेज का और पर्सनैलिटी का है। तो जिसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज अगर आपको मसला कर रहा है, वैसे इंग्लिश बोलना ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मसला कर रहा है आपको, आप उर्दू में शुरू हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप आड़ आड़ के जवाब दें। सर एक छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हम्म। सर वो ये कि आप ना काइंडली जितना भी आपके पास डाटा है ना वो काइंडली शेयर कर दें। असल में ये है कि हमारे पास कभी टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि जब हमारे पास टाइम हो मैक्सिमम, तो हमारे पास डाटा हो, एटलीस्ट आपका तो हो जो आपने प्रोवाइड करना है हमें, वो तो एटलीस्ट हम गो थ्रू कर लें। डेटा में प्रोवाइड मेडिसिन के 8 लेक्चर थे, वो भी दे दिए थे आज आपको, रिप्रोडक्शन के 8 दे दूंगा। उसके अलावा और कौन सा डाटा चाहिए? है ना, बाकी आगे की बॉलीवुड और हॉलीवुड की कुछ मूवीज पड़ी हैं, वो शेयर करूं? जो कर सकते हैं आप कर दें हमारे। जो जो कर सकता हूँ वो कर दें। चले ठीक है जी, डाटा आपको मिल जाएगा। बाकी अगर और ज्यादा डाटा चाहिए मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चले ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज। आंसर मिल जाएंगे। जी जी, जो पास्ट इंटरव्यूज हैं इन सारी ये इनके आंसर्स मिल जाएंगे। इनके आंसर तो आप लोगों को खुद से तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इरादा ये था कि साथ साथ 2-2 इंटरव्यूज के करके ना आंसर्स निकाल लेंगे, लेकिन अभी 8-9 दिन है, आप लोग मिलके भी निकाल सकते हैं। रोज के 2 इंटरव्यू आपको असाइन करता हूँ, आप 2 के अगर आंसर निकालने मिलके तो अभी काफी टाइम है। 19 इंटरव्यू है, 5 के तो निकल आए हैं, 5 इंटरव्यूज के हैं हमारे पास, बाकी थोड़े ही रहते हैं, तो वो हम मिलके भी निकाल सकते हैं। जी सर। हर तो बंदे 2-2 को एक इंटरव्यू, हम 19-20 बंदे हैं, 19-20 को एक करते हैं, उससे वो इजी हो जाएगा। हाँ वो भी इजी हो जाएगा, वो इतना इतना ये कोई इशू नहीं है। अभी काफी दिन है, 7-8 दिन है, इंटरव्यूज के आंसर निकल आएंगे। चलें ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।